सुनिए बेटा जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस कर रहा था बेटा एंजाइम के एक्शन को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। चलो कोई ना, देखो बेटा इधर लास्ट क्लास में मैंने आपको आर को बेटा या एंजाइम के एक्शन को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स पढ़ाए थे ना बेटा। चलो एक बार दोबारा लिख देता हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, या बेटा मैं लिख देता हूं इसको एंजाइम एक्शन। और बेटा मैंने इसमें आपको 4 फैक्टर बताए थे, याद करो। एक बेटा मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, एक बेटा मैंने आपसे डिस्कस किया था पीएच को, और एक बेटा मैंने आपसे डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कुछ याद आ रहा है बेटा? और लास्ट में बेटा जिसको मैंने डिस्कस आपको किया था उसका नाम था बेटा इनहिबिटर्स। पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे रखना। मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, लेकिन बेटा मैंने इनहिबिटर्स के बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करी थी। आज कर लेते हैं बेटा। देखो पहले कल की बात को बेटा आप रिवाइज करके मुझे बता दो कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट था। तो आपको याद आएगा कि मैंने बेटा आपको एक ग्राफ बना के दिया था। वो ग्राफ ने आपको एक बात बोली थी कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, इनिशियल स्टेज में कौन चेंज होगा? बोलो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन बेटा जब कोई फ्री एंजाइम नहीं होता तो फिर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना ही चेंज कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आप सबने पढ़ा होगा। बेटा इस वैल्यू को मैंने यहां पर क्या नाम दिया था? वी मैक्सिमम। बोलो हाँ कि ना? और मैंने एक बात आपको और भी बताई थी बेटा कि कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बेटा वो कंसंट्रेशन जहां आपको वी मैक्सिमम का कितना मिल जाए? बोलो बेटा हाफ। उसको आप लोग क्या नाम देते हो? बोलो बेटा जी केएम वैल्यू। पता है ना आपको? ये वी मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। और बेटा यहां पर इस एक्सिस पर कौन था? ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब बेटा मेरी इस बात को आप बहुत गौर से सुनना। यहां से आगे बेटा मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है उसका नाम है बेटा इनहिबिटर्स। और हर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बेटा यहां से क्वेश्चन आया है इनहिबिटर्स बेटा क्या होते हैं। एक बार देखते हैं, जरा देखो इधर कि बेटा लास्ट फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको जो एंजाइम के एक्शन को बेटा अफेक्टेड कर रहा है, या बेटा आरओआर को अफेक्टेड कर रहा है, या बेटा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड कर रहा है। इनहिबिटर्स के बारे में बेटा एक बात बता देता हूं मैं आपको कि इनहिबिटर होते हैं बेटा 2 टाइप के। एक का नाम होता है बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरे का नाम होता है बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आप बोलोगे सर क्या कहना चाहते हो आप? कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, इसका मतलब क्या है? सुनिएगा बेटा जरा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स किनको बोलते? देखो जरा, मान लीजिए बेटा जी ये मैंने आपका कोई एक कौन बना दिया? एंजाइम। अगर बेटा ये एंजाइम है तो ये इस एंजाइम की
कौन सी साइट होगी? बोल दीजिए बेटा, एक्टिव साइट। समझ रहे हो बेटा? अब एक बात आप बहुत गौर से सुनना, इस एक्टिव साइट से बेटा ये बाइंड होना चाहता है, और जो एक्टिव साइट से बेटा बाइंड होना चाहेगा उसको बेटा जी आप क्या नाम दोगे? सबस्ट्रेट। तो ये कौन है? मान लीजिए बेटा सबस्ट्रेट है, ये है बेटा जी आपका सबस्ट्रेट। लेकिन बेटा देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स किन को बोलते हैं? होता क्या है बेटा, जैसा आपका सबस्ट्रेट होता है ना, ऐसा ही यहां पर बेटा एक एनोदर मॉलिक्यूल आ जाता है। समझ रहे हो ना? अब उस एनोदर मॉलिक्यूल की बेटा क्या खासियत होती है, मैं आपको बताता हूं। मान लो बेटा ये सबस्ट्रेट है, और ये आपको आ गया बेटा यहां पर कोई एनोदर मॉलिक्यूल। अब बेटा देखो जरा इधर, आपको प्रोडक्ट कब मिलेगा? आपको प्रोडक्ट तो तब मिलेगा जब बेटा इस एंजाइम के एक्टिव साइट से कौन बाइंड हो जाए? सबस्ट्रेट। बोलो हाँ कि ना? तो ये आपको कौन मिलेगा मुझे बताओ जरा। तो आपको मिलेगा बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन होता क्या है बेटा, गलती से मान लो बेटा, मतलब या तो बाई चांस भी ऐसा हो जाता है, या बेटा इंटेंशनली हमको करना भी होता है तो भी ऐसा हो जाता है। हुआ क्या कि बेटा जिस मीडियम में ये एंजाइम और सबस्ट्रेट इनका रिएक्शन होना था, उस मीडियम में बेटा एक और ऐसा एनोदर मॉलिक्यूल आ गया जो एकदम बेटा स्ट्रक्चर में किसके सिमिलर होता है? सबस्ट्रेट के। समझ रहे हो ना बेटा? अब इस कंडीशन में ये जो एंजाइम है ना, ये कंफ्यूज हो जाता है, या ऐसे कह दो बेटा इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं किसके साथ बाइंड करूं, मैं सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करूं या बेटा इस एनोदर मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसके साथ में बाइंड करेगी तो आपको बेटा जो आप प्रोडक्ट चाहते हैं वो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। और वो अगर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो हमने बेटा ROR किसको बोला? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो बेटा पर यूनिट टाइम में आपको मिलता है। समझ रहे हो ना आप? तो कहीं ना कहीं बेटा इसके आने से एंजाइम का जो फंक्शन है, या बेटा एंजाइम पहले जितना प्रोडक्ट बना रहा था क्या उतना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। बोलो बेटा हाँ कि ना? तभी तो उनको क्या बोला? इनहिबिटर्स। मतलब ये एंजाइम के फंक्शन को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन बेटा ये वाले आप जो कहानी देख रहे हो ना, इसमें जो कंपटीशन हो रहा है ना, वो किसके लिए हो रहा है? एक्टिव साइट के लिए। ये सबस्ट्रेट भी चाहता है कि मैं एक्टिव साइट से बाइंड करूं, और ये बेटा जो एनोदर मॉलिक्यूल है ये भी किससे बाइंड होना चाहता है? बोलो बेटा जरा, एक्टिव साइट से। समझ रहे हो ना? लेकिन ये तो कौन है? सबस्ट्रेट। लेकिन ये सबस्ट्रेट नहीं है, ये कौन है बेटा? इनहिबिटर। लेकिन अगर बेटा इनहिबिटर कंपटीशन एक्टिव साइट के लिए दे, या ऐसे कह दूं कि इनहिबिटर अगर सबस्ट्रेट से कंपटीशन एक्टिव साइट के लिए कर रहा है, कंपटीशन फॉर एक्टिव साइट, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ रहे हो ना? दोनों किससे बाइंड होना चाहते हैं? एक्टिव साइट से। तो ये तो है सबस्ट्रेट, और ये कौन है? बोलो बेटा जरा, आपका इनहिबिटर है। अब ये बेटा इससे बाइंड होना चाहता है, ये है आपका इनहिबिटर। अगर बेटा इनहिबिटर कंपटीशन दे रहा है एक्टिव साइट के लिए, तो उसका नाम क्या होगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ में आया? तो बेटा मैं लिख देता हूं आपको कि यहां पर बेटा जो कंपटीशन हो रहा है, जो बेटा कंपटीशन हो रहा है एक्टिव साइट के लिए हो रहा है, कंपटीशन फॉर एक्टिव साइट। दोनों में लड़ाई हो रही है एक्टिव साइट के लिए। सबस्ट्रेट चाहता है मैं बाइंड करूंगा, और इनहिबिटर चाहता है मैं बाइंड करूंगा। समझ लो बेटा जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। दूसरी कहानी कैसी है नॉन कॉम्पिटिटिव में? देखो जरा, मान लीजिए बेटा जी ये मैंने आपका कोई एक एंजाइम बना दिया, और ये बेटा एंजाइम की कौन सी साइट बना दी मैंने? एक्टिव साइट। और बेटा इस जगह पर मान लीजिए ये मैंने आपका कौन ले लिया? बताओ जरा, सबस्ट्रेट। ये बेटा सबस्ट्रेट ले लिया, सबस्ट्रेट ले लिया,
और ये सबस्ट्रेट बेटा इस एंजाइम से बाइंड होके क्या बनाना चाहता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटा इनहिबिटर तो यहां भी आता है, लेकिन यहां पर बेटा जो इनहिबिटर आता है ना, वो स्ट्रक्चरली बेटा सिमिलर नहीं होता। किसके बोलो जरा बेटा, सबस्ट्रेट के। तो ये चाह के भी बेटा इस एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होता, क्योंकि बेटा ये तो इसके सिमिलर है ही नहीं। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ये भी कौन बोलो जरा बेटा, इनहिबिटर। लेकिन बेटा ये जो इनहिबिटर है, सबस्ट्रेट तो बाइंड होगा एक्टिव साइट पर, लेकिन यहां पर बेटा जो इनहिबिटर है ना, इस एंजाइम से बाइंड तो होगा, लेकिन बेटा एक्टिव साइट से नहीं, बिसाइड एक्टिव साइट कहीं भी हो सकता है। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है। और बेटा एंजाइम पर बेटा वे साइट, या बोल दूं एंजाइम पर बेटा एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम का जो भी प्लेस है उसको बोलते हैं एलोस्टेटिक साइट। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये बाइंड हो गया यहां पर, तो इसको आप लोग बोलोगे एलोस्टेरिक साइट। समझ में आया, मतलब यहां पर बेटा जो कंपटीशन हो रहा है वो एक्टिव साइट के लिए नहीं हो रहा बेटा, कंपटीशन नॉट फॉर एक्टिव साइट। अब देखो बेटा इधर इनहिबिटर दोनों जगह है। एक जगह इनहिबिटर बेटा फाइट कर रहा है किसके लिए, एक्टिव साइट के लिए, और एक जगह बेटा जो इनहिबिटर है वो फाइट कर रहा है बेटा एलोस्टेरिक साइट के लिए। अगर बेटा कंपटीशन हो एक्टिव साइट के लिए तो ऐसे इनहिबिटर को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और अगर बेटा वो कंपटीशन करे किसके लिए, बिसाइड एक्टिव साइट, एक्टिव साइट को छोड़ दे कहीं भी बाइंड कर जा, तो बेटा क्या बोलते हैं उसको, नॉन कॉम्पिटिटिव। अब सुनना बेटा, ये तो एक बहुत मामूली सी बात हो गई जहां से आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया। बात बेटा ये आती है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब आते हैं तो केएम वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है और वी मैक्सिमम पर क्या इफेक्ट होता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव जब इनहिबिटर्स आते हैं तो बेटा केएम वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है और वी मैक्सिमम पर क्या इफेक्ट होता है। इनका ग्राफ बेटा एनसीईआरटी में नहीं है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का, बट इनके इनहिबिटर्स के ग्राफ भी बेटा सिलेबस में आए हैं, बिकॉज थ्योरी में कुछ ना कुछ मेंशन किया है कि केएम वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है, बी मैक्सिमम पर क्या क्या इसका इफेक्ट होता है। और केएम वैल्यू की बेटा बारे में थ्योरी में कोई बात नहीं कर रखी, बट डायग्राम में दिया हुआ है। समझ रहे हो ना। तो कुल मिला के बात यह है बेटा, हमको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जब आएगा तो केएम वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा, और बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव जब इनहिबिटर्स आएगा तो केएम वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा, हमको सारी चीजें जाननी है। ठीक है ना। सुनो बेटा, मैं इसको किस तरीके से समझाऊंगा, ध्यान देना इधर। रटाऊंगा नहीं बेटा, मैं आपको एक जर्नली का एग्जांपल दूंगा, पहले मैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को आपको समझा रहा हूं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में बेटा कंपटीशन किसके लिए हो रहा है, एक्टिव साइट के लिए, सेम साइट के लिए। समझ रहे हो ना, वो सेम साइट कौन है, एक्टिव साइट। बोलो हाँ की ना। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में एक तो बाइंड किससे करता है, एक्टिव साइट, मतलब सेम साइट के लिए कंपटीशन नहीं है। वो सेम साइट कौन, एक्टिव साइट। इतना तो पता है ना बेटा। सुनो जरा, मान लो बेटा जी, आप इसको नोट मत करना, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, मान लो बेटा ये कोई क्लास है और इस क्लास का नाम है 302MA। ठीक है बेटा, इस क्लास में क्या होता है बेटा, डेली रूटीन में बेटा 10 क्वेश्चंस जूलॉजी के, और बेटा इन 10 क्वेश्चन जूलॉजी के ऐसी बेटा 10 बुक्स आती हैं रोज, वो इस रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब की जाती है पर डे। 10 बुक्स किसकी बोलो बेटा, जूलॉजी की। ठीक है डॉक्टर साहब, और इन 10 बुक्स को लेने के लिए रोज यहां पर मान लो एक लड़का आ जाता है और उसका नाम है बेटा अब्बास। अब ये अकेला ही है बेटा। ठीक है, ये क्या करता है, रोज 302 में आता है, अकेला ही है ना बेटा, और इन 10 की 10 बुक्स को यहां से लेकर चला जाता है। एक दिन पता लगा इरफान को कि ये कहां जा रहा है,
तो इरफान चल लेता है इसके पीछे पीछे। और इरफान भी बेटा जूलॉजी का ही बच्चा है, बायोलॉजी का बच्चा है। एक दिन ऐसा हुआ, कौन भी आ गया इस क्लास के अंदर? इरफान भी आ गया भाई साहब। सुनो डॉक्टर साहब, इरफान भी आ गया। और बेटा इतना पता लग गया, ये भी बच्चा किसका है? नीट का या बायोलॉजी का, और ये भी बायोलॉजी का है। अब क्या होगा पता है? मान लिया अब्बास थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, इरफान भले ही मान लो बेटा कम ताकतवर है ना? वैसे तो बराबर के भी हो सकते हैं और ये भारी भी पड़ सकता है। समझो डॉक्टर साहब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैं बात आपसे एक पूछना चाहूंगा कि दोनों की एफिनिटी बेटा इस बुक के लिए है, इन बुक्स के लिए जो रोज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। जब तक इरफान नहीं था कोई बात नहीं थी, लेकिन बेटा इरफान की प्रेजेंस क्या इस अब्बास को इन 10 की 10 बुक्स को ले जाने देगी? नहीं, ये बराबर कंपटीशन देगा इसके लिए। समझ रहे हो ना? लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि डेली की तरह इनको कौन लेके जाए? अब्बास लेके जाए। सुनो डॉक्टर साहब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब जो इरफान है ना बेटा, ये इनहिबिटर है। समझ रहे हो ना? और ये जो जूलॉजी की बुक है ना बेटा, ये एंजाइम है, बायोकैटलिस्ट। और ये कौन है बेटा? सबस्ट्रेट है। अब बेटा हमारे सामने चैलेंज क्या है? इरफान की प्रेजेंस इन बेटा 10 की 10 बुक्स को तो नहीं लेके जाने देगी। हो सकता है ये 8 ले जाए, 2 तो लेके ही जाएगा। ये मान लो बेटा 5 ले जाए, 5 को लेके जाएगा। मान लो बेटा ये 9 को ले जाए, ये 1 को तो लेके जाएगा ही। अब हम चाहते हैं कि सारी की सारी बुक किसको मिले? अब्बास को। इसका एक तरीका है। आप बोलोगे सर क्या तरीका है? भाई साहब जिस दिन इसको पता लग जाए कि मेरे को कोई कंपटीशन देने वाला आ रहा है, तो इसको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। पता है क्या? अब्बास को अपनी गर्लफ्रेंड को बोलना पड़ेगा तू भी मेरे साथ चल। नहीं, एक से भले 2। समझ रहे हो ना? इसको बोलना पड़ेगा अपने दोस्तों से, दुष्ट आ रहा है, निकम्मा आ रहा है, मेरे साथ चलो। और बेटा फैमिली वालों को भी बुला के लेके आएगा, चाचा वाचा अंकल के जितने भी होंगे, चलो मेरे साथ, मेरा दुश्मन बैठा है वहां, मुझे बराबर कंपटीशन दे रहा है, इनहिबिटर है। समझ रहे हो ना? उसके अलावा जरूरत पड़ी ना तो अपने रिलेटिव्स को भी बुला के लेके आएगा। अब आप मेरे से एक बात पूछ रहे होंगे, सर एक बात बताओ आपने इसके अलावा सबसे पहले क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला बेटा बिकॉज इजीली अवेलेबल है। नहीं, क्योंकि ये तो दूर से आएंगे ना। तो मैं क्या बोला बेटा, मेरी बात सुनना बहुत गौर से। मतलब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, जिस कंसंट्रेशन में आप पहले प्रोडक्ट बना रहे थे, अगर वही हमको चाहिए तो उसके लिए एक तरीका अपनाना पड़ेगा। इस अब्बास को बेटा अपना वैल्यू जो है, अपना नंबर जो है, वो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ये सबस्ट्रेट है ना, तो ऐसे कह दूं बेटा मैं, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब आता है, तो अगर हमको बेटा सेम वैल्यू अगर चाहिए, सेम वेलोसिटी अगर हमको चाहिए, तो बेटा हमको सबस्ट्रेट का क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज कंसंट्रेशन। पता है ना आपको? अब सोचो जरा, इधर देखो, ग्राफ कैसा बन रहा था? ये वाला, यही तो ग्राफ था। यहां पर बेटा ये कौन था? Km वैल्यू, जहां पर बेटा V मैक्सिमम का क्या मिल रहा था? हाफ। और बेटा ये कौन था आपका? V मैक्सिमम। समझ रहे हो ना? अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या इसको अपनी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ानी है? बोलो हाँ की ना? और कंसंट्रेशन तो बेटा इस वाले एक्सिस पर है ना? बोलो हाँ की ना बेटा जी? जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, मान लो आप यहां से यहां आ गए, यहां आ गए, कहीं भी आ गए, मान लो बेटा जी आप इस जगह पर आ गए, और यहां से अगर आप बेटा इस V हाफ को निकालोगे ना और मिलाओगे ऐसे, तो बेटा जो ग्राफ है ना वो एकदम कैसा होगा? स्ट्रेट। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? मतलब अगर ये हाइपरबोला ग्राफ बेटा क्या हो जाए? स्ट्रेट हो जाए, तो समझ जाना बेटा कॉम्पिटिटर कैसा है, सॉरी बेटा इनहिबिटर कैसा है? कॉम्पिटिटिव। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में Km वैल्यू जो है बेटा, समझ रहे हो ना, वो क्या हो गई है? इंक्रीज। बट बेटा
फाइनली टारगेट तो एक जैसा ही है ना, वी मैक्सिमम कैसा रहेगा, अनचेंज। केएम वैल्यू चेंज बट वी मैक्सिमम अनचेंज। सुनो बेटा कैसे सोचोगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, साला कंपटीशन दे रहा है बराबर एक्टिव साइट के लिए, और हम चाहते हैं सेम प्रोडक्ट, तो तरीका एक है भाई साहब, क्या बढ़ा दो, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो केएम वैल्यू होती क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो इस बेटा आपको इस एक्सिस पर थोड़ा आगे आना पड़ेगा, और जब आप आगे अगर आ गए तो ग्राफ फिर हाइपरबोला नहीं रहना है, ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। नहीं आया समझ? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में बेटा कौन चेंज था, कौन सेम था, समझ में आया? बी मैक्सिमम अनचेंज, केएम वैल्यू चेंज, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। और ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगली बेटा मेरी बात सुनना, आप इधर ध्यान दो। सेम क्लास बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ना, वही 302A में सेम बेटा 10 क्वेश्चन जूलॉजी के 10 बुक्स पर डे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और इनको पहले की तरह कौन ही लेने के लिए आ रहा है, अब्बास। समझ लो बेटा जी। अब पता लगा एक लड़का था मैथ का, मान लो बेटा मैथ में भी कोई ताहिर नाम का कोई लड़का था, लेकिन ये लड़का था बेटा मैथ का। इसने सोचा यार ये पास रोज रोज क्या करने जाता है 302 में, आज हम भी चलते हैं। समझ लो बेटा, ये ताहिर आ तो गया इसके पीछे पीछे, लेकिन बेटा मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, क्या ताहिर का इन बुक से कोई लेना देना है? नहीं, बोलो कि ना। भले ही बेटा यहां पर इनहिबिटर की प्रेजेंस है, लेकिन क्या इस कंडीशन में इस अब्बास को अपने बेटा जो जिसको बुला रहा था, ये जिसको याद कर रहा था, उनको बुलाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि कंपटीशन बेटा एक्टिव साइट के लिए है ही नहीं। समझ रहे हो बेटा? क्योंकि बेटा इन बुक्स की एफिनिटी केवल इसके लिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है इनसे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और नॉन कॉम्पिटिटिव अगर इनहिबिटर्स हो तो इसको फिर बेटा अपने जैसों को बुलाने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अगर सर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की जरूरत नहीं तो इसका मतलब केएम वैल्यू तो सेम रहेगी। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना? अब तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, ऐसा कौन सा तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इस पर जिस पर केएम वैल्यू सेम रह जाए? तो बेटा मैं बताता हूं ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है। ये बेटा मान लो हाइपरबोला ग्राफ था, इस जगह पर मान लीजिए बेटा ये केएम वैल्यू, ये बेटा वी मैक्सिमम का हाफ, और ये बेटा आपका वी मैक्सिमम। देखो बेटा केएम वैल्यू अगर तुमको सेम रखनी है ना, तो तुम एक काम कर लो, लगभग केएम वैल्यू बिल्कुल सेम, तो तुम इसके जैसा ही बेटा एक और ग्राफ बना दो इसके नीचे। समझ रहे हो ना? लेकिन बेटा बिल्कुल आप इसको ओवरलैप नहीं करना, इसके कहां रहेगा, नीचे रहेगा। समझ रहे हो ना? तो बेटा केएम वैल्यू तो आप देखोगे ना लगभग लगभग क्या रहती है यहां पर, अनचेंज। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर केएम वैल्यू को अगर आपने बेटा सेम रखने की कोशिश करी ना, तो ये जो ग्राफ है ना इसको आपको थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा, रहेगा हाइपरबोला ही, लेकिन बेटा ग्राफ थोड़ा कहां आएगा, नीचे आएगा, मतलब वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बोलो बेटा चेंज हो जाएगा। और दूसरा अगर बेटा मैं प्रैक्टिकल भी तुमको तरीका बताऊं तो तुम सोचो कि बेटा भले ही ये इन बुक्स को बेटा ये अब्बास लेके जा रहा था, समझ रहे हो ना, इन बुक से तो कोई लेने देना नहीं है इसका ताहिर का, लेकिन ताहिर एडिशन लिया कि साला मैं भी इन बुक के साथ में अटैच तो होऊंगा ही होऊंगा। तो कहीं ना कहीं बेटा इस इनहिबिटर की प्रेजेंस से जो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका वेट तो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा आगे ना। अब इतनी भारी चीज को उठा के लेके जाएगा तो पहली जैसी वेलोसिटी तो बेटा ये नहीं गेन कर पाएगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो बेटा जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है उसके अंदर बेटा जो केएम वैल्यू है वो क्या रहेगी, बोलो ना, अनचेंज, बट बी मैक्सिमम चेंज। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों ग्राफ समझ में आ गया बेटा? इस बात को आप याद रखना। इन पे से बेटा इतने क्वेश्चंस आए हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, हद से ज्यादा। देख लेते हैं बेटा एक बार दोनों को, सुनो जरा। पहले बेटा मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं।
बेटा क्या हो गया? कैसे बातें करो डॉक्टर साहब? सब ठीक तो है ना? ये है बेटा आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तभी तो केएम वैल्यू चेंज हो गया। चेंज वी मैक्सिमम अनचेंज। अगला बेटा बेटा आवाज मत करो। तुमको बातें कहां से आती हैं इतनी, पहले तो मुझे ये बताओ। शायर कर रहा होगा? ये तो जरूर करेगा। वो दूसरा वाला इसका दोस्त दुखी हो गया। बेटा दुखी मत हो। वो सोच रहा है कि यार सर ने मेरे को गलत समझ लिया। मैं बेटा किसी को गलत नहीं समझता, और मैं समझ लूंगा तो मैं कौन सा कोई खुदा हूं क्या? क्या फर्क पड़ना चाहिए? तो समझ में आ गया बेटा कौन कहां चेंज हुआ? कोई दिक्कत किसी को? बहुत है, बस इतना ही। अभी देख लेते हैं बेटा छोटी छोटी बातें एंजाइम के बारे में जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे। अभी खत्म कर आते हैं आज। एंजाइम को बहुत परेशान कर दिया है इसने। इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा तुम्हारा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओ हो क्या ही कहना उसके लिए। वेरी इंटरेस्टेड चैप्टर। क्या ही बोलूं मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास कुछ है भी तो नहीं बोलने के लिए। देखो इधर, बोलो बोल मत तो पढ़ा देना उसको। सुनो बेटा, इसके बाद कुछ एक बातें जो आप जानते थे बेटा बचपन से, उनको और देख लेते हैं। आपने बेटा ऐसा कुछ पढ़ा सुना होगा, एंजाइम। एंजाइम में बेटा आपने पढ़े होंगे ऐसा कुछ वर्ड कभी कभी। एक होता है बेटा सिंपल एंजाइम, और एक होते हैं बेटा आपके कॉन्जुगेटेड। और बेटा यह इनका दूसरा नाम होता है होलो एंजाइम। आपको पता है बेटा एंजाइम कौन होते हैं? प्रोटीन। सिंपल एंजाइम की कहानी कुछ ऐसी है बेटा जिनके अंदर ओनली कौन सा पार्ट हो बेटा? ओनली प्रोटीनियस पार्ट, केवल प्रोटीन के बने हो। तो वो कौन से एंजाइम? सिंपल एंजाइम। नाम समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेटेड। तो बेटा वर्ड ही पकड़ लो, प्रोटीनियस एंड नॉन प्रोटीनियस। दोनों बेटा अगर पार्ट हो गए
तो आप लोग क्या बोलोगे उसको? होलो एंजाइम या बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इसके बेटा दो एग्जांपल है सिंपल एंजाइम के। एक होता है बेटा आपका ट्रिप्सिन और एक होता है बेटा आपका पेप्सिन। ट्रिप्सिन कहां मिलता है? मिलता कहां है ट्रिप्सिन? पेंक्रियाज के अंदर है ना, पेंक्रियाटिक जूस में होता है कि नहीं होता? और पेप्सिन बेटा कहां होता है? स्टोमक में होता है ना, पेप्सिनोजन होता है, फिर उसको HCl एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है ना। चलो, कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो होता है ना बेटा, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से सर? मैं बता देता हूं बेटा, ध्यान दीजिए इधर। इसका एक जो पार्ट होता है बेटा उसको आप लोग बोलते हो एपो एंजाइम, और दूसरा जो पार्ट होता है बेटा इसमें उनको आप लोग बोलते हो बेटा कोफैक्टर्स। एपो एंजाइम जो होता है ना बेटा, ये होता है बेटा आपका प्रोटीनियस पार्ट, और बेटा जी ये जो कोफैक्टर होते हैं ये आपके होते हैं नॉन प्रोटीनियस पार्ट। अब बेटा जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। इनमें बेटा एक तो आपका आता है कोएंजाइम, एक बेटा इनमें आपका आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक जो होता है बेटा उसमें आपके आते हैं मेटल्स आयन। अब बेटा ये तीनों कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनकी आइडेंटिटी होती है, अभी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर्स को बेटा मैं अलग से पढ़ाऊंगा, आप तो इसके नीचे लिखते हुए चले जाना, ठीक है। चले बेटा आगे देखो इधर, और लिखो लिखो। कितना टाइम बेटा क्लास में? कितना? 30 मिनट्स है ना, ठीक है बेटा, फिर ठीक है। बेटा तुम्हारा रेस्पिरेशनल प्लांट्स हो गया ना, ग्लाइकोलाइसिस हो गया ना, काम आना है अभी, ठीक है। क्रेब साइकिल और ईटीएस तीनों हो गए ना। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन होता है? Na, DH2, NADH, डिहाइड्रोजिनेज। और कौन होता है बेटा इसके अलावा? और कौन होता है इसके अलावा? पढ़ ले बेटा पढ़ ले। चलो बेटा देखो इधर, नेक्स्ट बेटा कोफैक्टर्स। आप तो बेटा इसके नीचे लिखते हुए चले जाना। एक होता है बेटा कोएंजाइम, मतलब बेटा क्या, इधर देखो बेटा, ये जो एपो एंजाइम है ना और कोफैक्टर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं बेटा इन होलो एंजाइम्स को, समझ रहे हो ना। अगर तुम ऐसा मत समझना कि इसके 2 टाइप्स के ही होते हो, नहीं, एंजाइम होलो एंजाइम ही होता है, लेकिन वो दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें प्रोटीनियस पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है। जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनियस होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे? कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स बेटा 3 टाइप्स के हैं, उसमें कोएंजाइम है, एक बेटा आपका होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक जो होता है बेटा सबसे लास्ट में, उनका नाम होता है बेटा मेटल आयंस। सुनो बेटा इधर, अब इन तीनों में ना हमको 2 बात पढ़नी होती है कि कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है कि इनऑर्गेनिक होता है, मेटल आयंस बेटा ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक होते हैं, और प्रोस्थेटिक ग्रुप बेटा ऑर्गेनिक होता है कि इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। दूसरी बात बेटा हमको एक और ये पढ़नी होती है
कि वो लूजली बाइंड कर रहा है कि टाइटली बाइंड कर रहा है, किससे? एपो एंजाइम से, जो उसका प्रोटीनियस पार्ट है। ठीक है, तो सुनो बेटा, इसमें ना तुम लोग बड़े कंफ्यूज होते हो, लेकिन तुम आज नहीं होंगे ना, मैं थोड़ा तरीका सिखाऊंगा आपको। कोई एंजाइम है ना, तुमको नाम से लग रहा है कि ये कैसा होगा? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? ज्यादातर बेटा कैसे? ऑर्गेनिक। कार्बन कार्बन कार्बन, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। मेटल आयन कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक, है ना? तो ये तो देखो बेटा, नाम से क्लियर हो गया इतना कि बेटा ये कैसे होंगे? ऑर्गेनिक पार्ट। और ये कैसा होगा बोलो बेटा? इनऑर्गेनिक पार्ट। अब सुनो बेटा, अब आगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, दोनों का मिक्सचर, यहां से भी और यहां से भी, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट और बोलो बेटा कौन सा? इनऑर्गेनिक पार्ट। दोनों टाइप का हो सकता है बेटा ये प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन बेटा कोएंजाइम में क्या होता है? ऑर्गेनिक पार्ट तो होता है, बट बेटा ये लूजली बाइंड करता है। लूजली बाइंड टू किससे? एपो एंजाइम से। ये भी बेटा कैसा बाइंड करता है? लूजली। लूजली बाइंड टू एपो एंजाइम। लेकिन बेटा जी ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये लूजली बाइंड नहीं करता। प्रोस्थेटिक बोले तो बेटा पावरफुल, और पावर से तुमको याद आएगा कि कैसा बाइंड करता है? बोलो बेटा, ये टाइटली बाइंड करता है। टाइटली बाइंड टू एपो एंजाइम। अब बेटा बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मैं तुमको एग्जांपल बताऊं, टाइटली बाइंड का। तुम बताओ पहले मुझे, कुछ बच्चे को तो पता होगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा था ब्रीदिंग इन गैसेस एक्सचेंज, उसमें हीमोग्लोबिन पढ़ा। एक पार्ट होता है ग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, तो वो तो प्रोटीनियस पार्ट था। और एक था ना बेटा, उसमें कौन था? और फायरिन था ना बेटा, हीम पार्ट। याद आ रहा है कुछ? अरे याद आ रहा है ना कुछ? वो उनके सेंटर में फिट रहता ही नहीं रहता, सबको याद है ना बेटा? हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के सेंटर में कौन होता है? हीम। और तो बेटा हीम फिर कैसा पार्ट हो जाएगा? और वो टाइटली तो बाइंड करता है। ऐसा थोड़ी ना तुमने कभी सुना है कि साहब चेन अलग हो गई, हीम अलग हो गया। नहीं बेटा, टाइटली बाइंड करता है। मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बेटा हीम, जो होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, वो कौन होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। समझ रहे हो ना? और बेटा चलो पहले मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं आपको। हीम इन हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। कोएंजाइम्स के अंदर बेटा कौन होते हैं? ये होते हैं बेटा आपके मेनली विटामिन्स के डेरिवेटिव्स। कहां पर होते हैं बेटा? मैं बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ बॉटनी के अंदर, एनएडी, एनएडीपी पढ़े क्या आपने? ये एफएडी, एफएडीपी, इनमें कौन सी प्रोटीन होती है? सॉरी, कौन सी विटामिन होती है? यार इनके नाम क्या होते हैं? सर ने बताया होगा बेटा, ये तो बहुत फेमस होते हैं। नहीं पढ़े आपने? एनएडी, एनएडीपीएच2, एफएडी, एफएडीपीएच2, एफएडीएच2, एनएडीएच2, कुछ नहीं पढ़ा? इसमें कौन सी विटामिन होती है? नियासिन। अरे बेटा ये तो बहुत कॉमन सा है। ये नियासिन विटामिन जो होती है ना बेटा, उसके डेरिवेटिव्स ये समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे यार डॉक्टर साहब, नहीं पढ़ा तुमने? सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पर नियासिन। बढ़िया है भाई।
क्या कर सकते हैं। चलो बेटा, मेटल आयन का एक एग्जांपल, जैसे बेटा एक एंजाइम होता है, उसको आप सब जानते हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ना बेटा। कौन सा एंजाइम है ये, कहां आता है काम में, रेस्पिरेशन में। सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CO2 प्लस H2 इक्वल टू H2CO3, याद आ रहा है ना बेटा। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ना बेटा, ये होता तो एंजाइम, इसमें प्रोटीनियस पार्ट भी होता है, लेकिन बेटा इसमें प्रोटीनियस पार्ट के साथ साथ बिल्कुल सेंटर में होता है बेटा जिंक। ये अकेला हमारी बॉडी का बेटा जिंक कंटेनिंग। अच्छा, तुमने सुना कि इस बार जब कोविड हुआ था ना, तो कोविड में बेटा जिंक के सप्लीमेंट्स दे रहे थे। आपने देखा होगा कि जिंक के कुछ कैप्सूल्स बेटा दे रहे थे। पता है क्यों दे रहे थे, बताओ मुझे, सोच के बताओ। जिंक के क्यों दे रहे थे बेटा सप्लीमेंट्स, क्योंकि देखो जिंक जो होता है ना, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बेटा सिंथेसिस में क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज जितना ज्यादा होता है ना, उतना ही बेटा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। CO2 जो होता है ना बेटा, वो बॉडी से जल्दी जल्दी बाहर चला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा। और बेटा कोविड-19 में हो क्या रहा था, मेनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दम घुट रही होती है अंदर से, CO2 का ग्रेडियंट ज्यादा होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था वहां, समझ रहे हो ना। तो डॉक्टर्स ने सोचा कि चलो यार, और तो सब चल रही है दवाई, इसके साथ साथ इनको क्या भी दो, जिंक के सप्लीमेंट्स भी दो। क्योंकि बेटा आपकी बॉडी का एक अकेला ऐसा एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो जिंक कंटेनिंग होता है, समझ रहे हो ना। और आपकी बॉडी में जिंक का कोई ज्यादा रोल नहीं है, केवल किस में होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, समझ रहे हो ना। तो बेटा मैं लिख देता हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसको कंटेन करता है, बोलो बेटा जरा, जिंक को, Zn। और Zn क्या मेटल नहीं है क्या, और अगर ये मेटल है बेटा तो फिर मुझे बता दो जरा किस में आएगा, ये मेटल साइन में आएगा। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी, इतना आप याद रख लीजिएगा। कोई तकलीफ हो तो मेरे जल्दी से बोलो। अब बेटा तुम्हारा काम शुरू है ना। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अभी एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं। अब देखो तुम इधर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। बेटा एंजाइम होते हैं 6 टाइप के। सबसे पहला बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा होता है बेटा ट्रांसफरेज, नाम से बेटा इनके काम है, ट्रांसफरेज। थर्ड होता है बेटा हाइड्रो लाइजेज, फोर्थ होता है बेटा लाइजेज, फिफ्थ होता है बेटा आइसोमरेज, और 6 नंबर का होता है बेटा लाइगेज। एक एक करके बेटा इनको पढ़ लेते हैं और बेटा देख लेते हैं। यहां पर आपकी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की नॉलेज भी काम में आएगी और बॉटनी की भी काम में आएगी बेटा। सबसे पहला बेटा, कोई बात नहीं बेटा अभी आ ही जाएंगे वो नाम सारे। सबसे पहला उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखो बेटा नाम से क्लियर हो रहा है कि बेटा एंजाइम जो बेटा किसको कैटालाइजिंग करे, दोनों चीजों को, मतलब जो क्या भी करवाए बोलो बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या भी करवाए बोलो बेटा रिडक्शन, उसको बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज।
जैसे बेटा एनसीईआरटी ने ऐसे दिया है, मान लीजिए बेटा ये कोई सबस्ट्रेट, ये हो रहा है बेटा ऑक्सीडाइज, और ये दूसरा सबस्ट्रेट, इससे बेटा कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे जुड़ा हुआ है। जब रिएक्शन होगी बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज की, तो दोनों काम करवा देगा। ये S1 जो है, S जो है बेटा, इसको रिड्यूस्ड करवा देगा, और दूसरा बेटा जो S डैश है, इसको क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। दोनों काम करवा रहा है बेटा। जैसे ऑक्सीडेशन करवाएगा वैसे क्या भी करवाएगा, रिडक्शन। एक एंजाइम है बेटा जो बहुत ही फेमस है, आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा। कभी बेटा वो PgA से PgAl बना देता है, कभी PgAl से PgA बना देता है। वो आपने पढ़ा होगा C3 साइकिल, फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो आपने पढ़ा कहीं 3PgA, 3PgAl, एल्डिहाइड एसिड। अरे बेटा एल्डिहाइड से एसिड कब बनता है? जब ऑक्सीडेशन हो। बोलो हाँ कि ना? अरे नहीं पता क्या आपको? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और इसका अपोजिट कर दो, रिडक्शन करवा दो। जैसे एसिड को आपने, अरे बेटा रटने की बात थोड़ी ना होती है ये, आपने क्या करवाया था उसमें C3 साइकिल में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। C3 साइकिल में आपने PgA से PgAl बनाया था कि PgAl से PgA बनाया था? PgA से PgAl। और आपने ग्लाइकोलाइसिस में इसका उल्टा किया था, याद आ रहा है ना? अरे बेटा उतने का थोड़ी ना होता है यार, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक, तो रेस्पिरेशन कैसा है, कैटाबॉलिक। रट लिया? अरे वाह, तुम्हारे लिए तो ये भी रट लिया तुमने। अच्छा तुमने ऐसे जहां कहीं ऑक्सीडेशन होगा ना वहां NADH2 बनेगा, और जहां कहीं रिडक्शन होगा वहां NADH2 टूटेगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एसिड का बनना। आप जब जब बेटा एल्डिहाइड से क्या बनाओगे ना, एसिड, तो बेटा NADH2 बनेगा। इसका बनना ये भी ऑक्सीडेशन है बेटा, होगा। दोस्तों कोई एंजाइम का बनना ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना होता है भाई। कितनी जगह ऑक्सीडेशन होता है क्रेब्स साइकिल में? 4 टाइम। तो 4 जगह में से 3 जगह NADH2 बन जाएगा, 1 जगह FADH2 बन जाएगा। FADH2 कहां बनेगा, जब फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। भाई दुख इस बात का है कि अकेला जूलॉजी का पेपर नहीं होगा और अकेला बॉटनी का पेपर नहीं होगा। ना अकेला जूलॉजी का मार्क्स आएगा, ना अकेला बॉटनी का मार्क्स आएगा। मार्क्स आएगा किसका, बायोलॉजी का, ठीक है ना? और वहां पर है ना आइडेंटिफाई करने की वो नहीं रह जाती कि जूलॉजी में 180 थे कि बॉटनी में 180 थे। समझ रहे हो ना? इसलिए मुझे थोड़ा सा, अरे ना ना यार बेटा, मेरे बराबर पैरेलल पिलर होते ना तो यहां तो हिस्ट्री क्रिएट होके जाती। कहां जूलॉजी कहां बॉटनी बेटा, होता क्या है, जूलॉजी बॉटनी एक ही सब्जेक्ट तो होती है, बायोलॉजी। देखो एक बात और बता दूं, सुनो ना बेटा, रटो मत। जैसे आप देखना सबस्ट्रेट को, कोई भी आप सुनो, अरे बच्चा रटने वाली बात नहीं है। आप बेटा जब भी आप इन मेटाबॉलिक पाथवे को देखो ना तो गौर से एक बात देखना, जैसे सबस्ट्रेट है, यहां पर फॉस्फेट नहीं है और इस प्रोडक्ट में फॉस्फेट आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल बोलना मतलब कोई ग्लूकोज, और ग्लूकोज से बन रहा है किसी भी इवेंट में ग्लूकोज 6P,
ठीक है डॉक्टर साहब। तो यहां फॉस्फेट नहीं है, यहां फॉस्फेट ऐड हो गया। भाई साहब फॉस्फेट कहां से आया होगा? एटीपी ने अपना ब्रेकडाउन किया होगा एडीपी और आईपी में, वो फॉस्फेट यहां आया है। समझ रहे हो ना? अब कोई भी इवेंट देख लेना जहां पर आपको सबस्ट्रेट में फॉस्फेट हो, है ना, सॉरी सबस्ट्रेट में फॉस्फेट नहीं हो और प्रोडक्ट में हो, तो कहां से आया? एटीपी का ब्रेकडाउन हो गया। इसका अपोजिट हो रहा हो तो बोलो ना, एटीपी फॉर्म होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? हर एक इवेंट को देख लेना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दो फॉस्फेट थे, कैसे? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था, ठीक है, और इसने आपने बना दिया, मान लो बेटा जी, सपोज दैट इसने आपने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया, या दो या एक, कहां गया बेटा फॉस्फेट? एटीपी बना दिया होगा। समझ रहे हो ना? और इतना नहीं होता यार, ये नंबर थोड़ी ना है कि 5वें में, 6वें में, 7वें में बन रहा है, कुछ का कुछ चल रहा है, और वो इवेंट नहीं दिया तो, दो इवेंटों को मिला के आपको दे दिया तो आपको डायरेक्टली ग्लूकोज से और पीपी तक पूछ लिया, फास्फोइनोल पायरुवेट, अब बता दो क्या करोगे? अब बता दो कौन सा इवेंट है ये? अरे दोस्तों ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन कहां होगा? जहां ऑक्सीडेशन होगा वह NADH2 बनेगा। ऑक्सीडेशन का तरीका तुमको केमिस्ट्री बता देती है, एसिड का बनना ऑक्सीडेशन। चलो सुनो इधर, मेरे काम भाई, मेरे टॉपिक पे आ जाओ। जहां बेटा आपने इवेंट पढ़े होंगे ना, पीजीए से पीजीएल, पीजीएल से पीजीए, तो वहां आपने एक पढ़ा होगा बेटा डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज है ना, डिहाइड्रोजिनेज की दोनों पावर होती है। समझ रहे हो बेटा? अरे कहीं से हाइड्रोजन को हटाएगा, कहीं ऐड भी तो करेगा, जिससे में से हटाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां ऐड करेगा उसका रिडक्शन हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो बेटा डिहाइड्रोजिनेज बहुत ही बेटा फेमस इसका एग्जांपल है, ऑक्सीडो रिडक्टेज का। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो आगे देख लेते हैं बेटा। सेकंड, ट्रांसफरेज, पीडब्ल्यू। और वो कहां गया जो मेरी शिकायत करके आया था एक दिन? रविंद्र सर तमीज में नहीं रहते, रविंद्र सर को समझाओ बेटा, मेरे तमीज में रहने से और ना रहने से तुम्हारे सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा ना पढ़ने से फर्क पड़ जाएगा। ये क्या करेगा बेटा? ये कैटलाइजिंग करेगा ग्रुप ट्रांसफर को, कहीं ना कहीं से बेटा ग्रुप को ट्रांसफर करवा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ये सबस्ट्रेट है, इससे ग्रुप जुड़ रहा था जी, है ना, कोई भी ग्रुप, एनीथिंग बेटा लिख देता हूं मैं, ये सबस्ट्रेट, इससे कोई एक ग्रुप जी जुड़ रहा है, ये दूसरा सबस्ट्रेट है बेटा, इसका नाम बी है। अगर इसमें आपने ट्रांसफरेंस काम में ले लिया तो बेटा इस ग्रुप को कहां पर भेज देगा? बी पर। ग्रुप का ट्रांसफर कर दिया। ऐसा कहां होता है? जैसे अभी बताया तो था, ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एटीपी से उठाया फॉस्फेट को किस में जोड़ दिया? ग्लूकोज में। तो ग्रुप ट्रांसफर किया कि नहीं किया? कौन सा एंजाइम काम में आता है इस इवेंट में? ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो हेक्सोकाइनेज। अरे बेटा ना तुम एंजाइम भूलते और ना तुम कोई इवेंट भूलते। अगर किस्मत ने दिया होता साथ, टीचरों ने नहीं रखी होती मेरे से जेलसी, सोचते कि रिजल्ट तो सेंटर का ही आएगा। कोई बात नहीं, हम में उन सबकी तारीफ ही है। मैंने तो कह के बोला था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मुझे पढ़ाने दो, कुछ चैप्टर भी मुझे बॉटनी के पढ़ाने दो। सुनो बेटा इधर, इन दोनों को खत्म कर लेते हैं।
हाइड्रोलाइजेज और लाइजेज को। नेक्स्ट बेटा एंजाइम हाइड्रोलाइजेज और एक होता है बेटा लाइजेज। देखो दोनों के बारे में बेटा मैं एक बात बता देता हूं। ये जो हाइड्रोलाइजेज होता है ना बेटा, ये भी काम करता है ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स का बेटा ब्रेक डाउन करेगा। जैसे बेटा कौन से बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो, चाहे एस्टर बॉन्ड हो, चाहे बेटा पेप्टाइड बॉन्ड हो, चाहे एसिड के बॉन्ड हो, चाहे एल्डिहाइड के बॉन्ड हो, किसी के भी हो, चाहे हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड हो, चाहे बेटा ईथर हो, चाहे अल्कोहल हो, कोई भी बॉन्ड हो उन सबका ब्रेक डाउन करेगा। ग्लाइकोसाइड को, पेप्टाइड हो, सबको लिख देता हूं। हर एक बॉन्ड का ब्रेक डाउन करेगा, बट इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है बेटा। पता है क्या कहानी है? किससे करेगा बेटा ये? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस। समझ रहे हो ना? वाटर के थ्रू करेगा बेटा। हाइड्रोलाइसिस तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पढ़ा होगा, बोला कि ना? किसी का भी केमिकल फीचर जानना, पानी पिला दो उसको, सर ने बताया होगा बहुत सारी जगह। तो बेटा किससे करेगा बोलो ये? बाई हाइड्रोलाइसिस। सेम काम होगा बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड भी होगा, सेम बॉन्ड होंगे, बट बेटा इसमें आप लोग लिखोगे विदाउट हाइड्रोलाइसिस। बस ये फर्क है बेटा इन दोनों में, विदाउट हाइड्रोलाइसिस। कोई और मेथड काम में ले लो, जैसे बेटा एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, जैसे सी है, इस पर कोई ग्रुप है, मान लो बेटा ये कोई कार्बन, इस पर है बेटा एक्स, ये भी कोई कार्बन, इस पर कोई बाई। हाइड्रोलाइसिस नहीं करना, वाटर यूज नहीं लेना है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक्स वाई ये अलग। एक बात और एनसीईआरटी ने लिखी है बेटा, जब विदाउट हाइड्रोलाइसिस बेटा बॉन्ड ब्रेक होता है ना केमिस्ट्री में, जब आप बेटा ध्यान रखना है एक बात, मोस्टली क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में? फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनता है बेटा। इस बात को आप याद रखना। अब बेटा इनके एंजाइम देखो, इसके एंजाइम तो आपने फिर बॉटनी में पढ़े होंगे, ये बॉटनी फिर आ जाती है। लाइसोसोम पढ़ा होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पढ़े होंगे, प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा? न्यूक्लिएज, वो सब कौन होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही होते हैं। जैसे बेटा आपका कार्बो, अगला बेटा आपका प्रोटीएज, नेक्स्ट बेटा आपका लाइपेज, और बेटा लाइजेज एग्जांपल का आप लिए एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस में, और उसका नाम है बेटा एल्डोलेज। याद आ रहा है बेटा कुछ आपको? एल्डोलेज बेटा काम में आता है। बेटा एक बात और बता देता हूं मैं आपको, इसमें जो ग्रुप का जो ट्रांसफर कर रहा है ना, इसमें एक बात याद रखना बेटा, ये बेटा बिसाइड हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को बेटा हम लोग ऐसा मान लो कि ग्रुप ही नहीं मानते, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए इस ग्रुप में, हाइड्रोजन छोड़ कोई और भी ग्रुप कोई भी चलेगा बेटा, फॉस्फेट हो, SO3H हो बेटा, चाहे बेटा आपका एल्कोहल हो, एल्डिहाइड का ग्रुप हो, कीटोन का हो, कोई भी हो बेटा, बट कौन नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। चलो बेटा आगे देखो, नेक्स्ट दो रह गए, वो बहुत आसान आसान से है। एक रह गया बेटा आइसोमरेज। जानते हो ना आइसोमरेज को? तो आप क्या बनवाएगा बोलो? आइसोमर। अच्छा आइसोमर किसको बोलते हैं बेटा? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उनका? सेम होता है ना बेटा। ऑप्टिकल आइसोमर वगैरह पढ़े होंगे ना, स्ट्रक्चरल भी पढ़े होंगे। आइसोमर बनवा देते हैं, बस इतना याद रख लेना। इसके एग्जाम्पल बेटा एक तो होता है म्यूटेज, और एक इसका एग्जाम्पल होता है बेटा हेक्सो आइसोमरेज। म्यूटेज आपने पढ़ा होगा।
जब आपने DHAP वगैरह बनाया होगा ना, बनता है ना इसमें ग्लाइकोलाइसिस में साइड रिएक्शन बनता है ना बेटा DHAP, तो वहां पर आइसोमर ही तो होता है वो। 6 नंबर का बेटा उसका नाम होता है लाइगेज। नाम से क्लियर होता है बेटा, क्या काम करेगा? कैटालाइजिंग, या तो ऐड करवाएगा, या बेटा हम क्या भी बोल सकते हैं लिंकिंग। इसका एग्जाम्पल बेटा आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, वैसे जानते भी होंगे, डीएनए लाइगेज, जो 2 डीएनए को जोड़ता है, वेक्टर को जोड़ता है ना बेटा डिजायर डीएनए से, और आरडीएनए बनाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई? नहीं हुई? तो वहां पर भी आएगा बेटा ये डीएनए लाइगेज वगैरह काम में। देखो बेटा 3 के बारे में बस याद रखना, क्वेश्चंस आने के चांसेस देखो यहां से हैं। हाइड्रोलाइसिस में बेटा बॉन्ड ब्रेक होगा, बट बेटा किससे? हाइड्रोलाइसिस से। इसमें बेटा किससे? विदाउट हाइड्रोलाइसिस से। यहां से बेवकूफ बना सकता है। और ये भी बेटा एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एक बेटा ट्रांसफरेज में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए बस। अब सुनो बेटा, टाइम हो गया, 1 मिनट है क्या, है ना? अब लास्ट में ओवरऑल है ना बेटा, एंजाइम का एक्शन देख लेते हैं। सारी बातें आप जानते हो, 2-4 बातें हैं बेटा वो हम देख लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा, कुछ है ही नहीं है, लिखा है इतना। देखो बेटा सुनो, अगर बेटा मैं आपसे एंजाइम एक्शन की बात करूं, तो अब बेटा आपने पूरा एंजाइम पढ़ लिया। 4 इसके इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबस्ट्रेट बाइंड्स टू, किससे बोलो बेटा? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। इसको बोल देते हैं बेटा फिटिंग इनटू एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अंदर चला गया बेटा सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या करता है बेटा? अल्टर करेगा पहुंचते ही एक्टिव साइट को, है ना? आगे लिखोगे आप सबस्ट्रेट अल्टर द शेप ऑफ एक्टिव साइट। किसके लिए बेटा बोलो? टू टाइट फिटिंग, या बेटा टाइटली फिट। जब ये हो जाएगा तो बेटा फिर हम इसी को क्या बोल देते हैं, बोलो जरा? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर होगा बेटा ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स टू प्रोडक्ट। और बेटा प्रोडक्ट के लिए जब न्यू बॉन्ड बन जाएंगे तो बेटा हम बोल देंगे क्या हो चुका है? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फाइनली बेटा ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना है ये रिलीज कर देता है दोनों चीजों को। एक तो बना देता है आपका प्रोडक्ट, और बेटा इस एंजाइम को फ्री कर देता है। अब बेटा ये जो फ्री एंजाइम है ये बाइंड कर जाएगा एनोदर मॉलिक्यूल से। एक बेटा रिएक्शन दे रखी है, कुछ नहीं है, इसी को लिख रखा है। एक होता है बेटा एंजाइम, इससे किसको ऐड करा दिया? सबस्ट्रेट को बाइंड करा दिया। पहले क्या बना दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ब्रेकडाउन होगा बॉन्ड का, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स।
और फाइनली बेटा एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। बहुत है बेटा, इतना ही। एंजाइम बेटा हो गया कंप्लीट मेरी साइड से। अब इस चैप्टर में बेटा मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बट एक बात बेटा मेरे कहने से एनसीईआरटी को आज अगेन रिवाइज कर लेना कंप्लीट एंजाइम को बेटा, क्योंकि कल क्लास में जब मैं आऊंगा, कल परसों जब कभी क्लास होगी, मैं बेटा आपसे सबसे पहले किसके बारे में बात करूंगा? एंजाइम के बारे में। पहले मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा सेकंड इवेंट में बेटा, इसमें अच्छा ये वाला ठीक है बेटा। था तो वो ऐसी, लेकिन वो राइटिंग बिगड़ गई बेटा मेडिकल कॉलेज में जाके। ठीक है डॉक्टर साहब, और परेशान वरेशान नहीं होना, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे बेटा। रैंक तो देनी है इस बैच से, इससे अगर रैंक नहीं आई ना तो फिर जम्मू कश्मीर से रैंक ही नहीं आएगी। तो बेटा वो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बेटा कितना टाइम रह रहा है क्लास में? 2 मिनट।